देखो सबसे पहले कुछ जो जरूरी बातें हैं बस उन्हीं बारे में हम बातें करेंगे और वही नोट कर लेना आप लोग, तुम लोग बाद में। ठीक है तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको नोट कर लेना। देखो, लेप्रोसी परहैप्स द मोस्ट सीरियस ह्यूमन इलनेस आइडेंटिफाइड बाय गेहार्ड आर्मर हैंसन ऑफ नॉर्वे इन 1873। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रख लेना। एक इतना भी याद रख लोगे अगर गेरहार्ड, तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, कब है ये याद रख लेना, 1873 में। बिफोर द पीरियड ऑफ एंटीबायोटिक्स लेप्रोसी वॉज ट्रीटेड विद, ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, कॉल मूंगरा ऑयल। ठीक है, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हिडनोकार्पस विडियाना। ठीक है, ये जो नाम है इससे इसको लेते हैं, इसके सीड्स से। द ऑयल हैज बीन यूज्ड इन इंडिया एज एन आयुर्वेदिक ड्रग, हमारे यहाँ पे पहले से ही यूज होता था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में, एंड डाइवर्स स्किन कंडीशंस में। इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड इन चाइना, बर्मा, इन सारी कंट्रीज में भी ये। तो बच्चे लेट आते रहते हैं। चाइना, बर्मा, फ्रेडरिक जॉन, इसके ये सब ये इतना देख लेना पहले बस, उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट हम आगे। हाँ, सर लियोनार्ड रोजर्स 1868, इसकी ये तो इनका हो गया, प्रेजेंटेड सोडियम हिडनोकार्पेट। बाद में इसका नाम क्या, एलिपॉल इस नाम से चलने लगी है, फॉर डिसीज ट्रीटमेंट, विच डिनोटेड द स्टार्ट ऑफ लेप्रोसी कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, शुरुआत यहां से हुई कॉल मूंगरा ऑयल के बाद में। कॉल मूंगरा ऑयल तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन जो बाद में लेप्रोसी के लिए स्पेशल जो शुरुआत हुई वो इस चीज से हुई। इसके बाद में आगे आते हैं, एडमिट ही करते रहता हूँ पूरी क्लास में, बच्चों को टाइम पे नहीं आ सकते। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट देखो जो अगला, हाँ, यहां से देखो, फोर्स एंड हिज एसोसिएट्स इन 1904 टू 9। बहुत इरिटेशन होती है जब बच्चे टाइम से नहीं आते हैं। During the same year, Walker and Sweeney released the findings of an inquiry of these issues. It was experimentally determined that Kolmunga oil contains extremely bactericidal substances. पहले क्या था, इसका जो इफेक्ट था वो अननोन था कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे, it was formerly administered intensively enough to obtain therapeutic results. It was previously administered in the form of crude oil. पहले क्या था, मुंह से ऐसे ही दे देते थे कि क्रूड ऑयल के तौर पे ले लो, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया गया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं मिला। देखो आगे बात आएगी इसी ये चीज भी। दिस ऑयल इज हाउएवर सो नॉजियस, इसको लेने के बाद नॉजिया होता था पेशेंट्स को। तो इसमें बाद में क्या किया गया, several attempts have been made to avoid digestive disorder and otherwise improve the therapeutic action of oil. Subcutaneous and intramuscular injections were tried as long ago as 1899. By Tortoise Bay Cavo with some beneficial results but no cures. देन इसके बाद में जो आता है आपका ड्रग, फिर आता है डेप्सोन। ठीक है, यहां से कहानी होती है एक कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग की। अभी तक जो था कॉल मूंगरा ऑयल, वही मेन आपको याद रखना था मुद्दे की बात। अब आ जाता है नेक्स्ट डेप्सोन। तो डेप्सोन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड एक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। द एंटीमाइक्रोबियल फंक्शन ऑफ डेप्सोन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1940। सबसे पहले अगर बात होगी तो इसका यूज 1940 में ट्यूबरकुलोसिस के लिए हुआ था, ना कि लेप्रोसी के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना पहले तो। इसके बाद में आगे देखो, द मॉडर्न era of leprosy therapy began in 1940s when Dr. Guy Faggot of the National Hansen Disease Center in कैविडेन, जो नेशनल हैंसन डिसीज सेंटर का मतलब ये जो लेप्रोसी के लिए बना है, हैंसन डिसीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, showed the remarkable effect of prominence in the treatment of leprosy. It has been found that the progress in leprosy is not accompanied by traditional cellular changes under prominent treatment. इसके बाद एक ये प्रोमिन, क्या नाम है इसका, ग्लूकोसल्फोन सोडियम,
was the first sulfone to be used in leprosy instead of the parent compound Dapsone. तो डेप्सोन जो था पेरेंट कंपाउंड था, इसी की अगली जनरेशन थी ये जो प्रोमिन ड्रग था। इसके बाद में अभी तक केवल डेप्सोन यूज होता है, इसके बाद में प्रोमिन को यूज किया गया। ठीक है, ग्लूकोसल्फोन सोडियम इसका दूसरा नाम है। इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट देखो, as it was considered to be toxic and hard, had very promising result but had to be administered intravenously. In 1947, इसकी 1.25 ग्राम subcutaneous Dapsone twice a week to successfully treat patients with leprosy. ये डोज वोज आप जाने दो, इनको ज्यादा इतना मतलब नहीं है, इनकी छोड़ो। मोनोथेरेपी 19 डोजेज वाज Dapsone weekly. ओके, next our resistance to Dapsone. Resistance to Dapsone had started to develop two major problems by 1960. तो Dapsone से रेजिस्टेंस 1960 में स्टार्ट हुआ। 1940 से ये स्टार्ट हुई थी दवाई, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस में। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो लेप्रोसी है ये आपकी दो तरीके की होती है, एक तो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी होती है, ठीक है, और एक होती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। अभी पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, ठीक है। एक पॉकी बैसिलरी, एक मल्टी बैसिलरी होती है। तो secondary resistance or reoccurrence was identified in the patients previously treated with Dapsone. Then primary resistance was found in patients who had never been subjected to Dapsone. अब ये कैसे मिला? जिन पेशेंट्स को कभी Dapsone दिया ही नहीं गया उनमें भी Dapsone का रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखो, जब इसका बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, अपने अंदर म्यूटेशन कर लेता है। म्यूटेशन करने के बाद सपोज करो आपने किसी को दिया, उसने बीच में दवाई छोड़ दी, तो उसमें जो भी वो बच गया उसका माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, उसने क्या किया, अपने अंदर म्यूटेशन कर ली, चेंजेस कर लिए। अब नेक्स्ट जो पेशेंट अफेक्टेड हुआ वो उस बैक्टीरिया से हुआ जिसने अंदर अपने अंदर जीन्स को म्यूटेट कर लिया था, यानी Dapsone से जो रेजिस्ट हो गया था। तो ये पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कभी Dapsone नहीं दिया गया, बट फिर भी Dapsone का रेजिस्टेंस मिला इसमें। ठीक है, 19%। उसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं, ये चलो इसको भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक नेक्स्ट ड्रग आया आपका रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन में क्या था, इज अ मेंबर ऑफ द रिफेम्पिसिन ग्रुप एंड वाज फर्स्टली यूज्ड एज अ ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये भी सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज हुआ था। जस्ट लाइक ऑल अदर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, रिफेम्पिसिन इज द ओनली स्ट्रांगली बैक्टीरियल एंटी लेप्रोसी, ठीक है, ड्रग दैट मेक्स द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस विद इन डेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। यानी इसने जब शुरुआत की थी ट्रीटमेंट की, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका देखने के लिए। इसके बाद में इसकी जो डोज वगैरह थी ये थोड़ा सा देख लो अगर चाहो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो, अ डेली डोज ऑफ 600 mg of rifampicin was given to patients enrolled in the first clinical trial। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही 1982 में WHO ने कहा कि इसको मंथली यूज करो चाहे डेली यूज करो, कोई खास फर्क नहीं आता, तो क्यों इसको डेली डेली देना है, क्योंकि महंगी भी थी उस टाइम पे ये दवाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आराम से पढ़ लो, it was given to patients enrolled in the first clinical trial, but in 1982 the WHO suggested the use of a monthly dose of rifampicin because the increased effectiveness of 600 mg daily dose of rifampicin compared to 600 mg monthly dose had not been demonstrated। मतलब उससे कोई अंतर नहीं दिखा कि महीने में एक बार दो चाहे रोज दो, असर उतना ही आ रहा है। ठीक है, और ये कॉस्टली भी थी, मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसके बाद में आगे आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, फिर ये जो बात है, अनफॉर्चुनेटली द एक्साइटिंग यूजफुलनेस एंड बेनिफिट वाज सून सप्रेस्ड, बहुत जल्दी कम हो गया। ठीक है, इसका जो इफेक्ट था वो कम हो गया। अब क्यों कम हो गया, ये चीज देखो यहाँ पे, दो रीजंस थे इसके। पहला रीजन क्या था कि पोस्ट एमडीटी मॉनिटरिंग फॉर रिलैप्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड। मॉनिटर जब अच्छा इफेक्ट दिखने लगा, थोड़ी ढील पकड़ ली, और यहाँ पे क्या हुआ, इसको जो इसकी मॉनिटरिंग थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, बीच में ही टूट गई। एंड रिफेम्पिसिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, और इसका जो टेस्ट है करना इसकी ससेप्टिबिलिटी का, वो भी काफी डिफिकल्ट था। उस समय पे इतने रिएजेंट्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, कि हर केमिकल का टेस्ट किया सके। इससे आगे वाले जो है मैंने वो हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए कि जो पढ़ना है केवल उतना। फिर नेक्स्ट ड्रग था क्लोफेजिमाइन। तो क्लोफेजिमाइन वाज फर्स्ट यूज्ड एज मोनोथेरेपी फॉर लेप्रोसी इन द अर्ली 1960s।
ठीक है, एक मोनोथेरेपी मतलब यही एक सिंगल ड्रग दिया जाता था 1960 में, एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिड 1970। क्लोफेजिमाइन इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड स्लोली बैक्टीरियोसाइडल अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, तो इसको एक फ्लो चार्ट की तरह बनाना कि सबसे पहले कॉलमूंगा ऑयल, देन फिर आपका डेप्सोन, फिर क्लोफेजिमाइन, सॉरी फिर रिफेम्पिसिन, फिर क्लोफेजिमाइन, इस तरीके से लिख लेना कि किसके बाद कौन सा आया कौन से ईयर में। तो ये क्या बैक्टीरियोस्टैटिक भी थी और स्लोली बैक्टीरियोसाइडल थी, यानी सबसे पहले रोकने में तो बहुत अच्छी थी और उसको खत्म करने में भी थी, लेकिन स्लो थी थोड़ी सी। बट द मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इज अननोन, पता नहीं था। नेक्स्ट आगे, द मेन प्रॉब्लम विद क्लोफेजामाइन आर इंक्रीज्ड स्किन पिगमेंटेशन एंड ड्राइनेस दैट अगर एज द ड्रग बिकम्स क्लिनिकली इफेक्टिव। तो इसका एक साइड इफेक्ट ये था कि वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती थी पेशेंट को, अगर ये अपना अच्छा ज्यादा टाइम तक यूज करते थे और बढ़िया काम करता था तो वहां पे पिगमेंटेशन कॉज कर देता था। नेक्स्ट आते हैं आपका एमडीटी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। तो वो तो मोनोथेरेपी की बात हो गई, अभी है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। इसमें क्या है, डेप्सो 1981 में, ध्यान रखना एमडीटी लेप्रोसी में कब से स्टार्ट की गई, 1981 से। डेप्सोन, रिफेम्पिसिन एंड क्लोफेजिमाइन वर रिकमेंडेड बाय द डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ ने 1981 में रिकमेंड किया इसको, ठीक है, कि भैया इन ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज करो। क्या है, कॉकटेल इज सेफ एंड एफिशिएंट। कॉकटेल तो समझते हो ना, जब कई सारी उनको मिला देते हैं अलग अलग तरह की, वोडका, विस्की, ये सब चीजें, तो कॉकटेल बन जाता है। तो ऐसी दवाइयों को भी इसको क्या, कॉकटेल, ये दवाइयों की कॉकटेल हो गई कि सबको सब तरह की दवाइयां मिला दी। इज सेफ एंड एफिशिएंट इन कन्वेंट ब्लिस्टर पैकेजेस फॉर द मंथली कैलेंडर सिंस डब्ल्यूएचओ सप्लाइज ऑल पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड फ्री एमडीटी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से पूरे वर्ल्ड में फ्री एमडीटी प्रोवाइड करवाई जाने लगी। द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर माइकोबैक्टीरियम, सॉरी ये है मल्टीपल बैसिलरी, ठीक है, लेप्रोसी, इसका कितना था, 12 महीने बताया। तो याद कर लेना, लिख लेना, पे एम बी जो है ना मल्टी बैसिलरी है, ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी है। और एक आएगा पीबी, ठीक है, पीबी इसमें आगे कहीं दिया होगा, ये है पॉकी बैसिलरी, PAUCI, और बैसिलरी की स्पेलिंग तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है। तो इसमें देखो और भी कुछ छोटी छोटी फुल फॉर्म्स याद रखना। LL का मतलब लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ठीक है। M का बता दूं आपको, M फॉर मल्टी, P फॉर PAUCI, ठीक है, पॉकी बैसिलरी, इसको लिख लेना। इनका देखो ट्रीटमेंट कितना बता दिया था कि इसका रिकमेंडेड ड्यूरेशन 12 महीने का था, और इसका ड्यूरेशन जो था वो ट्रीटमेंट ऑफ पीबी का 6 महीने का था, ठीक है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, पीबी क्या है, ट्यूबरकुलॉइड वाली है, और ये कौन सी है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ये एमबी वाली जो है लेप्रोमेटस, ठीक है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट इसके बाद में आगे आते हैं, द रिस्क ऑफ म्यूटेटिंग रेजिस्टेंस टू एनी टू मेडिकेशंस डिक्रीज। ये अब जब क्या हुआ उसके बाद में, जब ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज की जाने लगी तो रेजिस्टेंस जो था वो कम हो गया, उसकी जो रेजिस्टेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि एक बैक्टीरिया को अलग अलग हर तरफ से मारोगे तो किस किस के अगेंस्ट वो म्यूटेशन करेगा, तो वहां पे ये काफी कम हो गई, इसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई। इसके बाद में और इन्होंने क्या बोला कि एमडीटी हैज नॉट रिवाइज्ड बहुत ज्यादा इसमें मच एक्सेप्ट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। एमडीटी में जिन जिन जो ड्रग्स आते हैं उनको बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया आज भी, केवल उसके ड्यूरेशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। जैसे इनिशियली ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट का वो वेरी लॉन्ग 24 महीने था, या फिर जब तक स्मीयर नेगेटिव ना आ जाए तब तक, विच रिजल्टेड इन डिक्रीज्ड कंप्लायंस, रेजिस्टेंस एंड रिलैप्स। इसके बाद आगे आते हैं, some fluoroquinolones such as ofloxacin, pfloxacin, spevfloxacin and moxifloxacin have all been shown to the effective against Mycobacterium leprae. New anti-leprosy regimens using the drugs have been extensively studied, and experience derived from their use in the treatment of leprosy may be used to make use of these drugs as प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स। कीमोप्रोफाइलेक्टिक एजेंट समझते हो, मतलब कि बीमारी को होने से पहले ही रोकने के लिए, जैसे वैक्सीन दी जाती है तो वो भी एक तरीके की प्रोफाइलेक्टिक एजेंट ही होती है। तो ये कीमोप्रोफाइलेक्टिक एजेंट, क्योंकि केमिकल्स दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये कीमोप्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स की तरह पे इन ड्रग्स को यूज किया जा सकता है, इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। Then clinical trials have shown that the daily dosage of, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, daily dose of 400 mg ofloxacin is bactericidal against M. leprae but less than a single dose of rifampicin। ठीक है, rifampicin की एक सिंगल डोज से इसकी डेली डोज भी कम इफेक्टिव है। Once administered daily at the above dose of 22 days,
99.9% ऑफ वायबल स्पीशीज वर किल्ड। तो आप यहाँ पे केवल ड्रग्स को देख लेना, ये आपसे डाटा नहीं पूछा जाएगा कि कितने परसेंट मरे, कैसा रिजल्ट आया, कैसा नहीं आया, क्योंकि आपसे जनरल बातें पूछी जाएंगी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर। तो ड्रग्स को मेनली नोट कर लेना, कौन सा ड्रग कब आया, कौन से एमडीटी के अंदर आते हैं, कौन से मोनोथेरेपी में यूज हुए, ठीक है, किसका क्या थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट था वो देख लेना। इनके देखो हाफ लाइफ वगैरह भी है, अपने उसके लिए देखना चाहो, ठीक है, 2 घंटे का पीक पे पहुंच जाता है, 7 घंटे में इसकी हाफ लाइफ है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आओ देखो, माइनोसाइक्लिन, ये इसका केमिकल नेम है, is the only member of the tetracycline antibiotic community to demonstrate significant activity against Mycobacterium leprosy, possibly due to its lipophilic properties। ठीक है, लाइपोफिलिक मतलब जो लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी है, उसी के कारण क्या करता है, ये सेल वॉल में पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो ये नाम याद रख लेना, माइनोसाइक्लिन, ठीक है, ओनली मेंबर ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कम्युनिटी, ये पूछा जा सकता है जो इसमें इफेक्टिव होता है। अच्छा, और एक खास बात देखो कि माइनोसाइक्लिन इज इफेक्टिव इन बोथ ट्यूबरकुलोइड एंड लेप्रोमेटस केसेस, ठीक है, एमबीपीवी दोनों में इफेक्टिव है ये। देन इसके बाद में देखो क्लेरिथ्रोमाइथिन है, ये भी स्ट्रक्चरली रिलेटेड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो, पास्ट स्टडीज वर परफॉर्म्ड रेगुलरली बेस्ड ऑन रिफेम्पिसिन एंड ओफ्लॉक्सिसिन फॉर 28 डेज विद रिफेम। ये आरओ जो है ना, ये याद रखना, आरओ किसके लिए आप पूछ ले जाएगा, अगर मान लो लेप्रोसी में, तो रिफेम्पिसिन एंड ओफ्लॉक्सिसिन, और एक आएगा रोम, ROM, ये क्या है आपका, रिफेम्पिसिन, ओफ्लॉक्सिसिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, RO, और ये ROM, ये फुल फॉर्म जरा देख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहाँ पे देखो, द ट्रायल इंक्लूडिंग 600 mg rifampicin, 100 mg minocycline, 400 mg ofloxacin once a month combined with 50 mg of clofazamine and 100 mg of dapsone daily for 1 year showed that the drug was well tolerated and the clinical response of the treatment was very good and that there was no treatment failure। तो इस वाले को स्पेशली देख लेना, ये जो इनका लेटेस्ट जो चीजें चल रही है, तो वैक्सीन अभी वो तो पढ़ेंगे ही हम आगे और क्या क्या चीजें चल रही हैं, बट ये इनकी जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी है एमडीटी के अंदर, ये इनका लेटेस्ट वो है। अच्छा, उसके बाद में देखो, ओवर टाइम द ड्यूरेशन ऑफ लेप्रोसी ट्रीटमेंट हैज ग्रेजुअली बीन शॉर्टेंड। इन द अर्ली 90s कितना होता था ये, लगभग 9 महीने, ठीक है, केसेस शुड बी स्टॉप्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 24, लेकिन उन्होंने बाद में क्या बोला, ट्रीटमेंट इन एमबी केसेस शुड बी स्टॉप्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 सुपरवाइज्ड डोजेस, 24 डोज देने के बाद बंद कर देना है, within 36 months irrespective of whether the test were positive या नेगेटिव। पहले क्या था, जब तक स्मीयर नेगेटिव ना आ जाए तब तक देना ही है, बट इन्होंने कहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे ज्यादा नहीं देना है। उसके बाद में फिर और कम किया गया इसको, फिर 12 महीने का टाइम कर दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा अब जो आपके पास लेटेस्ट जो आपको चीज थोड़ी सी याद रखनी है, वो ये देखो, एमडीटी एमबी रेजिमेन इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ लेप्रोसी, बोथ एमबी एंड पीबी, सेम एक ही जो थेरेपी है वो दोनों तरह के पेशेंट्स को दी जाती है, एंड पेशेंट हैव टू बी एक्टिवली फॉलोड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट टू मॉनिटर रिएक्शन एंड रिलैप्सेस, बट नो कंक्लूजन कैन येट बी ड्रॉन। 8 साल तक उसको मॉनिटर करने के लिए बोला गया है। पूछ लिया जाए ना कि इस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत पेशेंट को अगर एमडीटी दी जा रही है तो कितने टाइम तक उसको मॉनिटर करना है, तो 8 साल याद रखना अभी फिलहाल में। Then देखो, despite the positive impact that WHO MDT, there were many indications that further effort is required to prevent the re-emergence of leprosy, and their effort is required to prevent the re-emergence of leprosy and continue effort toward eradication. That effort should include an effective drug with potential of both prophylactic and therapeutic use। तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये क्यों कह रहे हैं हम कि जब लोगों को हो जा रहा है उसके बाद ही उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दें और थेराप्यूटिक भी दें। जिनको हो गया है उनको थेराप्यूटिक दें, जिनको नहीं हुआ है उनको प्रोफाइलेक्टिक दें, ताकि होने से पहले ही बचाएं। तो ये उसी सिद्धांत पे आ गया, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इन्होंने वाला श्लोक पढ़ लिया तो उन्होंने बोला भाई यही सिद्धांत है, इसी को लागू करो यहाँ पे। तो वैक्सीन हंटिंग एज अ वेपन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, चल रही है अभी भी ये। बिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म, persistence कहते हैं, आफ्टर थेरेपी देयर इज ऑफन अ प्रॉब्लम विद द परसिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पूल ऑफ डेड बेसिलाई। तो इसमें क्या है कि मर तो गए, लेकिन मरने के बाद में भी बहुत बड़ा हो गया, एक मरा, दूसरा मरा, दूसरी म्यूटेशन हुई, फिर तीसरा मरा, तो एक लार्ज पूल बन गया डेड बेसिलाई का। अब इसको भी क्लियर करने के लिए फिर क्या हुआ, अब ये देखो सबसे लास्ट में जो आ जाते हैं ये
अब आगे इम्यूनोथेरेपी पे कि एडिंग इम्यूनोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंटली नोन एज माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी और MIP, ये फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये पेन में चला रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को। वैक्सीन टू कीमोथेरेपी इज इंटेंडेड टू accomplish more effective killing of viable bacilli and persistent species as well as faster clearing of dead bacilli and their body components। तो डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा रही है ये, ठीक है। ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये कह रही है अपने डेड बॉडी को भी ले जाओ, बैक्टीरिया को तो मार ही रही है, उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा दी है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको नोट करनी थी। ड्रग्स लाइन से देख लेना एक बार, फिर से आपको बोल दे रहा हूँ क्या क्या थे पॉइंट्स कुछ। सबसे पहले देखो ये वाली चीज ध्यान रखना, 1873 गेरार्ड आर्मर हैंसन को याद रख लेना। कॉल मूंगरा ऑयल, हिडनोकार्पस विटियाना सीड्स यहां से लिया जाता था। पहले ओरली यूज करते थे इसको, ठीक है, स्टार्टिंग में, और बाद में कैसे करने लगे, फिर इसको इंजेक्टिव फॉर्म में भी करके देखा लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे several attempts have been made to avoid ये therapeutic action of subcutaneous and intramuscular injections were tried as long ago in 1899, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। और पहले कैसे दिया जाता था, क्रूड ऑयल को मुंह से देते थे। फिर आगे आपका डेप्सोन 1940 में सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए था, बाद में इसमें यूज हुआ ये। इसी का एक कंपोनेंट था प्रोमिन, मदर कंपाउंड डेप्सोन से निकला हुआ। इसके बाद में आगे आ जाते हैं, फिर आपका आया डेप्सोन से कुछ रेजिस्टेंस मिलने लगा। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था ये इसमें डेप्सोन से मिला। फिर रिफेम्पिसिन ड्रग आ गया, ये भी पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज हुआ सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं, फिर आगे आपका क्लोफेजामाइन, बैक्टीरियोस्टैटिक और स्लोली बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी, दोनों 1960 में आया। मेन प्रॉब्लम क्या थी, पिगमेंटेशन की, इचथायोसिस या इक्थायोसिस, ठीक है। फिर एमडीटी आ गया 1981 में, ये स्पेशली लिख लेना। एमडीटी में क्या क्या ड्रग्स हैं ये देख लो, आगे आगे का तो मैंने बता दिया। प्राइमरीली ये ड्रग्स थे, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन एंड क्लोफेजामाइन, ठीक है, DRC, ठीक। उसके बाद में लेप्रोसी के मैंने टाइप्स आपको बता दिए, PB MB, PB ट्यूबरकुलोसिस वाला है, MB कौन सा है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी वाला है। इसके बाद में आगे आ जाओ, तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनको प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस ग्रुप के जो ड्रग्स हैं। और माइनोसाइक्लिन, ओनली मेंबर ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कम्युनिटी, ये बोथ ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोमेटस लेप्रोसी दोनों केसेस में ये काम करता है। ROM की फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाली जो अभी का है, ये भी नहीं, हाँ ये वाला देख लो पूरा, ठीक है। ये वाली जो है MDT में जो फिलहाल में भी चल रही है आपकी, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, इसको नोट कर लेना। सबसे पहले कौन कौन सी थी, अभी कौन सी हैं। उसके बाद में ये तो खैर टाइम आपसे नहीं पूछेगा, पहले 24 महीने कितना था, 8 ईयर्स वाला याद रख लेना, ठीक है। तो टाइम बहुत बार चेंज हुआ है, कभी 24 महीने, फिर 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, ये सब चीजें नहीं आएंगी। और बाकी ये चीज देख लेना एक आपका, ये MIP की फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। ये क्या है, क्या कर रही है, ये इम्यूनोथेरेपी के लिए यूज किया जा रहा है इसको, बस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। बाकी मैंने आप लोगों को जो कोविड वाला भेजा है उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। MCQs जो भेजे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आप लोगों को क्या भेजा है, जो कुछ कोविड वाले MCQs भेजे हैं, बायोमार्कर्स भेजे हैं, और उसके, हाँ, कोविड के बारे में थोड़ा सा भेजा है कि ये कैसी दिखती है, इसका नाम ये क्यों रखा गया, इसमें किस तरीके से ये रेप्लिकेट करती है, DNA वायरस है या RNA वायरस है, ट्रांसफर कैसे होती है एक से दूसरे में, तो उसके बारे में कुछ चीजें वो मैंने आपको सब ग्रुप पे भेज दिया, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मैंने बोला है बस इतना नोट कर लेना। ये थोड़ा एलिपॉल, हाँ ये रह गया था, इसको भी देख लेना है ना, सोडियम हिडनोकार्पेट, बाद में इसको एलिपॉल के नाम से जाने लगा वैसे, हालांकि इतना बहुत पुराना पूछेगा नहीं आपसे, रिसेंट वाली चीजें ज्यादा पूछेंगे। चलिए खत्म करते हैं फिर इसको।